नमस्कार, मैं रमेश कुमार सिंह। नूतन मार्केट डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज की विशेष परिचर्चा में हम बात कर रहे हैं समाजवादी नेता सदानंद सिंह जी से, जो जेपी आंदोलन में जब प्रकाश नारायण जी के साथ कदम से कदम मिलाकर उन्होंने सब भाग लिया था और अभी वो राजनीति में सक्रिय हैं। अभी राजनीतिक रूप से वो भाजपा के साथ में हैं। उन्हीं से हम जानेंगे बिहार की राजनीति और इस राजनीतिक सरगर्मी के बीच कोरोना काल के दौर के बारे में, और अभी उनकी जो दलगत राजनीति में क्या स्थिति है और जिस क्षेत्र से बिलोंग कर रहे हैं उसमें वो कहाँ तक पहुँचे हैं। सदानंद सिंह जी, आपका नूतन मार्केट डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है और नूतन मार्ग परिवार की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। सर, नूतन मार्ग पहला चीज, बिहार में कोरोना और उसकी व्यापकता की शुरुआती दौर से लेकर अब तक की स्थिति पर अपना विचार। देखिए, कोरोना एक प्राकृतिक आपदा है और बिहार के लोग जो दूसरे प्रदेशों में रह के काम करते थे, रोजी रोजगार की तलाश में चले गए थे, तो इसके कारण पर बाद में मैं जाऊंगा। लेकिन जब वो लोग आए और वहाँ संक्रमण, महाराष्ट्र में काफ़ी संक्रमण था, दिल्ली में काफ़ी संक्रमण था, दूसरे शहरों में, बम्बई में काफ़ी संक्रमण था और वो लोग रोजगार में वहीं चले गए थे। बड़ी कष्ट हुआ लोगों को आने में। वहाँ किसी तरह से घर पहुँचे हैं तो कोई बहुत सारे लोगों का टेस्ट नहीं हुआ और यहाँ जब टेस्ट हुआ तो कोरोना पॉजिटिव निकल गया, तो उसके संक्रमण से दूसरे लोग भी पॉजिटिव हुए और बिहार में एक भयावह स्थिति बन गई। लेकिन सरकार की तरफ से एहतियाती उपाय जो किया गया है उस कोरोना संकट से निजात के लिए वो पर्याप्त रहा और अब धीरे धीरे बिहार में रेट घट रहा है और कोरोना में जो ठीक होने की का रेट है वो करीब करीब 87% हो गया है। अब 13% मात्र वैसे संक्रमण है जो ठीक नहीं हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद 87% हो गया है ठीक। रह गई बात कि इसका आर्थिक इस पर बिहार पर प्रभाव पड़ा। बिहार गरीब लोगों का प्रदेश है, वहाँ गरीब लोग रहते हैं और रोजी रोजगार के अभाव में जब वो भटक रहे थे, यहाँ चले आए तो उनके सामने एक आर्थिक संकट है। मनरेगा के माध्यम से सरकार उनको काम देने का प्रयास कर रही है। दूसरा कोई बिहार में कल कारखाना है नहीं। ये दुर्भाग्य है बिहार का और बिहार के नेताओं का, उनकी नीयत का दुर्भाग्य है कि बिहार की जनता 12 करोड़ लोगों की आबादी के साथ लोगों का दुर्व्यवहार रहा और आज भी उस संकट में बिहार जूझ रहा है। सर, इस कोरोना काल के साथ साथ अभी बिहार में हर साल बाढ़ का संकट होता है, खासकर कोसी क्षेत्र हर साल डूबता है, लेकिन हर साल उसके लिए अलग से फंड जनरेट होता है, लेकिन कोसी की स्थिति अभी तक सुधार नहीं हुआ। उसमें क्या एक पॉलिटिकल विल की कमी है उस सुधार के लिए या एडमिनिस्ट्रेटिव उसे कहीं समस्या? देखिए, मामला इतना गंभीर है, संकट बाढ़ का जो है वो प्राकृतिक आपदा है और सरकार के द्वारा जो उसके बच बचाव के लिए प्रयास किया जाता है उसमें जो बिचौलिए होते हैं वो आधे से ज़्यादा राशि को खा जाते हैं। योजना जमीन को उतरती रही और इसी का नतीजा है कि आज तक, अब आज़ादी के 72-78 वर्षों के बाद भी ये बाढ़ का परंपरा आज ही नहीं है, पहले भी था और आज भी है। वहाँ के लोग त्रासदी झेलते झेलते उब चुके हैं, लेकिन कौन उनको सुधी लेने वाला है। लेकिन सर, हर साल बाढ़ के नाम पर करोड़ों रुपया जाता है। हाँ, करोड़ों रुपए का, लेकिन अभी भी इसमें कहीं भी कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। करोड़ों रुपया का देखिए, कुछ ऐसा होता है जैसे बीमारी होती है। देखिए, मानसिकता में अंतर है। बिहार में एक मानसिकता है, जैसे बीमारी होती है तो डॉक्टर कहता है कि मेरा सीजन आ गया है, हम इससे पैसा कमाएंगे, और बाढ़ आता है तो पदाधिकारी जो सिंचाई विभाग से दूसरे जुड़े हैं वो कहते हैं कि हमारे लिए ये सीजन है, करोड़ों धन संचय करेंगे
और वो खा जाते हैं पैसा। इसमें कहने में कोई हमें दिक्कत नहीं, सरकार उस पर लगाम नहीं लगा सकते हैं। सर वर्तमान सरकार की उपलब्धियों की बात देखिए, वर्तमान सरकार उस परिस्थिति में आई जो बिहार जल रहा था। वर्तमान सरकार उस परिस्थिति में आई जो बिहार का विकास नहीं हो रहा था, विनाश हो रहा था। वैसी स्थिति में माननीय नीतीश कुमार ने सत्ता की बागडोर को संभाला और बिहार के लोगों के एक अधूरे सपने को पूरा करने का काम किया। सबसे पहला मैं बधाई देना चाहता हूं कि अपराध मुक्त समाज बनाने का काम किया। लोग पहले जो बच्चा घर से निकलता था और बाजार में जाता था या पढ़ने जाता था तो उसकी माँ दुआ करती थी कि बच्चा हमारा सही सलामत आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, और आज आप कहीं से फ्री घूम सकते हैं। दूसरी बात, विकास में लूट का जो माहौल था उसको भी नीतीश कुमार ने खत्म किया, बधाई के पात्र है। उसमें दिक्कत कहाँ है, निचली स्तर पर आज भी वो भ्रष्टाचार का आलम है, कोई रोक नहीं पा रहा। सर दूसरा चीज हम देख रहे हैं स्वास्थ्य, बिहार में 3 चीज अभी भी स्थिति बहुत ही हम दयनीय कर सकते हैं। स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, प्रशासन उतना अच्छा नहीं हुआ जो प्रथम 5 साल का जो शासनकाल था ये कंप्लीट किए। तो स्वास्थ्य में विशेषकर देखें कि जो 90 के दशक 80 और 90 के बीच का जो दशक की स्वास्थ्य की स्थिति थी, उस लेवल पे भी अभी स्वास्थ्य की स्थिति नहीं पहुंच पाई है। उस टाइम ब्लॉक स्तर पे ही हॉस्पिटल थे, लेकिन वहाँ पे प्रॉपर डॉक्टर होते थे। लेकिन आज स्थिति है तो डॉक्टर है तो दवा नहीं, दवा है तो डॉक्टर नहीं, और दोनों चीज़ है तो बिल्डिंग नहीं है। ये संकट है। स्वास्थ्य के संबंध में शिकायत है लोगों की, जायज़ शिकायत है। अस्पतालों की स्थिति ठीक नहीं, संक्रमण के चलते हो या आर्थिक अव्यवस्था के चलते हो या प्रशासनिक मानसिकता के दूषित मानसिकता के चलते हो, लेकिन स्वास्थ्य की स्थिति में इससे सहमत हूँ। और आज इस गरीब मुल्क में, इस गरीब प्रदेश में सरकारी स्तर पर स्वास्थ्य की अच्छी सुविधा हो, ये बड़ी आवश्यक काम है और इससे सामान्य लोगों को राहत होगा। हम लोग सरकार से अपील करेंगे आपके माध्यम से कि भाई सरकार स्वास्थ्य पर ध्यान दे और उसको सुव्यवस्थित करे, व्यवस्थित कर दे। केवल दवा दारू, डॉक्टर और चिकित्सक, अभी चिकित्सकों का अभाव है। कोई अस्पताल है वहाँ 2 चिकित्सक है और कहीं अस्पताल में 20 चिकित्सक है। जरूरत नहीं है फिर भी हैं वहाँ, और कहीं अस्पताल में चिकित्सक के अभाव में अस्पताल बन रहा है। सर शिक्षा में भी देखा जाए तो सेशन बहुत सारे चीज़ों में लेट चल रहा है, और चाहे प्राइमरी स्तर के एजुकेशन हो, चाहे लोगों का झुकाव ज़्यादातर प्राइवेट स्कूलों की तरफ हो रहा है। हम लोग भी पढ़ते थे उस टाइम प्राइवेट स्कूल होती थी, लेकिन उतना झुकाव नहीं था जितना आज के दौर में है। इसका मुख्य कारण क्या है? या तो शिक्षा में जितना खर्च हो रहा है वो अपर्याप्त है, या सरकार सही ढंग से व्यवस्था नहीं कर रही है। आपको क्या लग रहा है सर? इसमें सरकारी अव्यवस्था का शिकार हो गया है शिक्षा। इसमें शिक्षा में धन का अभाव नहीं है, व्यवस्था का अभाव नहीं है, लेकिन शिक्षा में जो लोग संलग्न हैं शिक्षक, उनके नियत का अभाव और लोगों के मन में एक बाजारवादी अर्थव्यवस्था का प्रभाव है कि लोग अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में भेजना अपना अपमान समझते हैं, प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं। ड्रेस, कपड़ा, टाई लगा करके लगता है कि हमारा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ा है, भले उसकी कोई लाभ मिले ना मिले, लेकिन ये दूध शिक्षा का माने क्या हो गया, बाजारीकरण हो गया। जो लोग प्राइवेट स्कूल चलाते हैं, गरीबों का शोषण होता है, उसमें बच्चों का शोषण होता है। शिक्षा का कोई स्तर नहीं है और सरकार के सामने एक चुनौती है। उन प्राइवेट स्कूलों को नियंत्रित करना सरकार के लिए एक चुनौती है और शिक्षा में सुधार के लिए उन्हें नियंत्रित करना होगा और सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को सुधारनी होगी। शिक्षकों के मन में राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम और बच्चों के शिक्षा के प्रति समर्पण का भाव जगाना होगा। उनके मन की व्यवस्था को खत्म करनी होगी, शिक्षा सुधर जाएगा। सर अभी कोरोना संक्रमण अभी धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, अपने प्रतिदिन लगभग 2000 की एवरेज निकल रहा है बिहार में, और अभी वर्तमान सरकार के कार्यकाल नवंबर में समाप्त होने जा रहा है। अभी तक नोटिफिकेशन तो नहीं आया, लेकिन कुछ पार्टियां चाह रही है कि
चुनाव की तिथि आगे बढ़ जाए, और कुछ चाह रहे हैं कि नहीं वो समय पे हो जाए, तो आपको क्या लग रहा है? देखिए, एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। पार्टियां चाह रही हैं कि चुनाव टाला जा सके, लेकिन लोकतंत्र में चुनाव आयोग की एक मर्यादा होगी और समय पर चुनाव करना लोक आयोग की जिम्मेवारी होती है। संक्रमण को रोकना और उसकी व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेवारी है, उसमें आयोग कहीं नहीं आता। तो सरकार संक्रमण को रोकने में मजबूती से काम करे और आयोग चुनाव समय पर करा दे, ये देश और प्रदेश के हित में होगा। बिहार की राजनीति को आप किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं आज के वर्तमान पर? देखिए, बिहार की राजनीति आज हम कितना साल आजाद के हो गए? 78 वर्ष, लगभग 74 वर्ष आज़ादी देश में चला, इस प्रदेश में एक चला था दौर 1967 में, जब राममनोहर लोहिया के साथ देश के लोगों ने मिल करके प्रदेश के लोगों ने बड़ी समाजवादी आंदोलन का स्वरूप खड़ा किया था। कहा था कि कमाएगा वो खाएगा, लूटने वाला जाएगा। लेकिन ये सिद्धांत राष्ट्रपति हुआ, भूमि की संतान, सबकी शिक्षा एक समान, धरती को जोते हुए धरती का वो मालिक हुए, ये सारे स्लोगन जमीन पर जस के तस रहे। चूँकि समाजवादियों के आंदोलन से सत्ता तो परिवर्तन हुआ, लेकिन उनके बाद में क्लैश ऑफ पर्सनालिटी जो रही, जिसके चलते ये आंदोलन का उद्देश्य समाप्त हो गया और पार्टी टूट के विचारधारा। फिर 90 के दशक में बीपीसी भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का सपना देखा था और उसका असर बिहार पर हुआ। लेकिन वो भी मामला जगह 74 आंदोलन के बाद भी सत्ता में परिवर्तन हुआ, कांग्रेस के अतदायी सिद्धांतों के लेकिन उसके बाद जो सत्ता का बागडोर जिसके हाथ में गया, धन संचय करने में पूरी शक्ति लगा दिया, पूरे भ्रष्टाचार का आलम बिहार में खड़ा कर दिया, बिहार का विकास अवरुद्ध कर दिया और उसका खजाना बिहार के लोगों को भुगतना पड़ा। आज बिहार की राजनीति में एक दूरदर्शक व्यक्ति के हाथ में बागडोर है और उस बिहार को नया आयाम तक पहुंचाना चाहते हैं। देखते हैं उसके सहयोगी उसका कितना समर्थन करके उसको पहुंचाते हैं। हाँ सर, ये बिहार का जो है आज की आर्थिक स्थिति, और जब देश आज़ाद हुआ था उस टाइम बिहार आर्थिक रूप से काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, मजबूत था, और आज वो टॉप 10 में था, आज नीचे से टॉप 10 में है। तो इसका मुख्य कारण क्या है? ये राजनीतिक रूप से जो हमारे यहाँ बिहार के जो भी मुख्यमंत्री चाहे जो भी राजनीतिक दल हुए, क्या उस ढंग से विकसित नहीं कर पाए, क्योंकि जो निचले पैदान के राज्य थे वो ऊपर चले आए। और गांधी आज़ादी के बाद बताए थे देश के लोगों को ग्राम स्वराज की कल्पना की, और उन्होंने बताया था कि गाँव को मजबूत, जब तक गांव मजबूत नहीं होगा, क्योंकि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, अगर गांव नहीं मजबूत होगा तो हम देश और प्रदेश का विकास नहीं कर सकते। लेकिन सरकार में जो बैठे लोग थे, उल्टी गंगा बहाने का शुरू कर दिया, प्रदेश के विकास की चिंता छोड़ करके निजी विकास में पूरी शक्ति लगा दिए, और आर्थिक स्थिति कमजोर होने का कारण हुआ न योजना कार्यरूप हो सकी, न कोई उद्योग जगत में प्रतिष्ठापित होने की गुंजाइश बनी, और न कोई समाज में नया चेतना और नई जागृति पैदा करने का काम किया। आज बेरोजगार होते गए हैं, बेरोजगारों की फौज बढ़ती गई, भ्रष्टाचार का आलम घटने के बजाय बढ़ते गया, धनी और दरिद्र के ऊंचे दीवार ढाने के बजाय गहरे होते गए। ये सारे संकटों के पीछे आर्थिक तंगी का शिकार हुआ बिहार, और नेताओं के नियत और उनके काम का दोष है। सर, आप जेपी आंदोलन की उपज है, आप चुनावी राजनीति में कब आपका आगमन हुआ, इसके बारे में बताएं। देखिए, हम 1985 में समता पार्टी के से चुनाव लड़ा, उसके बाद समता पार्टी को प्रिय जनता दल बनी और जनता दल में हम लोग चले गए।
जनता दल के हम जिला के भी पदाधिकारी रहे और प्रदेश की कार्य समिति में भी रहे। उसके बाद से गाड़ी ठीक से उतर गई। उतरने का मतलब कि जनता दल में हमसे ज़्यादा कदावर और प्रतिष्ठित नेता थे और उन लोग अपने टिकट उकट के लिए अपने चक्कर में रहे। हम लोग कार्यकर्ता के हैसियत से जीवन बिताए। फिर 90 में हमें टिकट मिला था जनता दल से, लेकिन साजिश, पॉलिटिकल साजिश के चलते, नाम तो मैं नहीं रखूँगा, अपराधी प्रवृत्ति के जो राजनेता थे संगठित होकर के मेरा टिकट कटवाने में सफल रहे और मुझे नहीं। फिर लगातार हम लोग जो पार्टी के प्रत्याशी रहे उनके पक्ष में वोट मांगते रहे। पिछली बार मेरा नाम बीजेपी से टिकट के लिए अकेले गया था पूरे, लेकिन लोजपा के साथ एडजस्टमेंट पर गठबोड़ में सीट चला गया, तो इसलिए हम वंचित रह गए। इस बार देखते हैं, प्रयास जारी है और कई लोगों से आश्वासन भी मिला है। क्योंकि देखिए, मांझी में वैसे जो लोग उम्मीदवार हैं वो न कोई पॉलिटिकल सूझबूझ है, न किसी आंदोलन की उपज है, न कोई विकास का काम किया है, न किसी मांझी के विकास के लिए कोई बड़ा संघर्ष किया है। लेकिन चूँकि किसी न किसी तरह से आनंद फानंद में धन और ऐश्वर्य को सामने ला करके अपने को नेता के रूप में प्रतिष्ठापित करते हैं। रोज फेसबुक में नया नया समाचार, नया नया स्लोगन देते हैं। कभी कहते हैं कि मांझी का कोई विकास नहीं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ और आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि बताइए कि मांझी में ऐसे लोग नेता हुए थे। मांझी के नेता थे पंडित गिरीश तिवारी, आज़ादी की लड़ाई में कुर्बानी देने वाले थे। पंडित के ये हुए, लक्ष्मी बाबू हुए थे, राम बहादुर बाबू हुए थे। ये सारे लोग 3 बार सांसद विधायक रहा, सांसद भी रहा और भारत सरकार, उसके घर पर छप्पर नहीं। गिरीश तिवारी जब मरे तो उनके लिए कफन के पैसे नहीं थे। ये सारे आदर्श को, इसलिए मैं उन आदर्शों को याद करके उनके रास्ते पर चलना चाहता हूँ और मांझी की गरिमा को बरकरार रखना चाहता हूँ। मुझे भरोसा है अगर पार्टी हमें टिकट देती है तो मांझी में न जाति का भेदभाव रहेगा, न पार्टी का भेदभाव रहेगा, न अगरे का भेदभाव रहेगा, न पिछड़े के। हम जहाँ भी जाते हैं, जिस गांव में जाते हैं, लोग घेर लेते हैं, कहते हैं, वहाँ के बुजुर्ग लोग कहते हैं, रोने लगते हैं कि कहाँ सरदार दिया, एक बार हमें भी आपको वोट देने के लिए समय नहीं मिलेगा। हम उस दिन के लिए हमें आपका आशीर्वाद चाहिए, वोट देने का समय मिला। और हम लोग तो ये कहते हैं ना, जनता से हमने कहा है कि हम आपकी उल्फत को कभी नाकाम न होने देंगे, हम आपकी दोस्ती को कभी बदनाम न होने देंगे। मेरे जीवन में कभी सूरज निकले या न निकले, आपके जीवन में शामिल होने देंगे, ये मेरा विश्वास है, ये भरोसा, और इसी पर जनता लगी हुई है। सर, एक चीज़ और इसमें है कि मांझी में अब तक 4 से 5 मंत्री हुए, राज्य स्तरीय मंत्री हुए, केंद्रीय मंत्री भी संसदीय क्षेत्र से हुए, लेकिन मांझी का जो समुचित विकास होना चाहिए, खासकर बेसिक जो आधारभूत ढांचा हो, वो नहीं हो पाया। बड़े शर्मिंदगी होती है रजनीश जी, इतनी शर्मिंदगी होती है कि आज़ादी की 72 वर्षों के बाद मांझी का एक गौरव का इतिहास कलंकित रहा। यहाँ जितने लोग भी नेता हुए, किसी ने मांझी के गौरव के इतिहास को याद नहीं किया, यहाँ के गरीबों को दर्द की कोई याद नहीं किया। धन, ऐश्वर्य और संपत्ति, देखिए राम बहादुर बाबू, गिरीश तिवारी, बुद्धन यादव और लक्ष्मी बाबू तक ये थोड़ा सा सामान्य स्थिति रही, और उसके बाद तो रविंद्र मिश्रा हो, गौतम सिंह हो या दूसरे जो लोग बने, हमें पता नहीं कि क्या उनके जीवन का आदर्श था, क्यों राजनीति करते हैं, और एमएलए हो गए, मंत्री भी हो गए, अपने अमीर हो गए, जनता भले कंगाल बन गई, इसकी चिंता। और वर्तमान विधायक के विगत 4.5 साल या 5 साल के कार्यकाल को आप किस रूप में देख रहे हैं? वर्तमान विधायक का कार्यकाल, देखिए उनके विधायक के कार्यकाल का 2 साल का मूल्यांकन कीजिए, जब महागठबंधन की सरकार में थे। ईमानदारी की बात है, महागठबंधन की सरकार में थे तो मेरा दावा है, चैलेंज है, 1 फीट 1 इंची कहीं सड़क बनाए हो,
कोई स्कूल बनाए हों, आपदा में किसी को पैसा दिलवाए हों, 2 साल में। लेकिन 2 साल के बाद 3 साल में दर्जनों सड़क बनवाए, दर्जनों लोगों को आपदा का पैसा दिलवाए। कि इसलिए दिलवाए कि एनडीए सरकार की नीतियों का लाभ मिला उनको, और भाग्यशाली है ये एनडीए सरकार में विधायक है, और उसका लाभ उनको मिलता है। बाकी कुछ नहीं उसके विषय में सोचता है वो, मैंने उनके विषय में क्या कहा जाए, परदेशी हैं, आज यहाँ हैं कल चले जाए। अच्छा सर, अगर इस बार 2020 का जो चुनाव, विधानसभा का चुनाव होगा, इसमें अगर आपको टिकट मिलता है और माझी क्षेत्र की जनता आपको यहाँ से अपना विधायक प्रतिनिधि बनाती है, उस केस में आपकी क्या योजना है कि माझी को आप किस रूप में विकसित करेंगे? सबसे पहली बात, हमारी योजना अनुभव इस 40 और 43 वर्षों की राजनीति का अनुभव। हम क्यों यूँ ही राजनीति में नहीं आए, हमने आंदोलन किया है, जेल में, सेल में लाठी खाया है, डंडा खाया है, एक सपना देखा था और एक देश के महान लोग के नेतृत्व में काम किया है, जयप्रकाश नारायण लोकनायक के नेतृत्व में काम किया। तो कहने का मतलब ये उनके आदर्शों का माझी बने, हमारे पुरखों के आदर्शों का माझी बने, सबसे फर्स्ट प्राथमिकता। विकास के बाद मैं अगर मौका मिला हमें 5 बार, तो मैं बता दूंगा कि 72 साल बना 5 बार क्या अंतर होता है। और कोई हमको धन ऐश्वर्य की चिंता नहीं है, जो है अभी है ठीक है, जितना है उतना से काम चल। सर, अंत में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि यहाँ पे 2, बिहार में खासकर 2 केंद्रीय राष्ट्रीय स्तर की पार्टियाँ हैं, जिसमें एक पार्टी तो क्षेत्रीय स्थिति के लेवल, क्षेत्रीय पार्टी की स्थिति में आ चुकी है। तो आप इसमें कांग्रेस को कहाँ देख रहे हैं बिहार की राजनीति में? कांग्रेस बैसाखी पर है, कांग्रेस बैसाखी पर है, उसको सहारा मिला है आरजेडी का, और सहारे के क्योंकि वहाँ कांग्रेस में लीडरशिप का बहुत अभाव, मिशन का बहुत अभाव, आइडियोलॉजी का बहुत अभाव, और एक कांग्रेस एक पुरानी घिसी पिटी इतिहास को लेकर के आज राजनीति करना चाहती है, लेकिन कुछ जमीन पर नहीं है। उसके नेता कोई ऐसा बिहार के लोगों में विश्वास जगाने का काम नहीं करते हैं, इसलिए बैसाखी की पार्टी है, दूसरे के भरोसे सीढ़ी पर चल रहे हैं, जिस दिन पैर फिसल जाएगा वो पूरे गिर जाएंगे, उसमें क्या सोचना। सर, ये भाजपा में अभी आपको कौन सा ऐसा चेहरा है जो पूरे राज्य में एक्सेप्टेबल है, लोग स्वीकार? भाजपा में कई लोग हैं, भाजपा में लोगों का अभाव नहीं है। भाजपा में नित्यानंद आए हैं, राजीव प्रताप रूढ़ी हैं, हमारे सांसद सत्यपाल जी हैं, ये सारे भाजपा के चेहरे हैं। सुशील मोदी हैं, मंगल पांडे हैं, ये सारे लोग भाजपा के चेहरे हैं। इनके काम में, आवाज़ में शक्ति है, और उसका असर आम लोगों पर भी पड़ता है। आज सारण के बेटा हैं राजीव प्रताप रूढ़ी, देश और दुनिया में अपना नाम रोशन किया। आज एक गरीब परिवार का लड़का निर्दलीय चुनाव लड़के जीता, और आज तक चुनाव जीतते रहा, हारा नहीं, जनार्दन सिकरीवाल, और आज भी सादगी जीवन के उसका व्रत है, और वो भी एक गौरव का विषय है, इससे सबक लेनी चाहिए आपको। सर, इसी पर एक और क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि ठीक है, 2015 का चुनाव भाजपा ऑलमोस्ट अकेले लड़ी, उसमें लोजपा और रहा, तो भाजपा ऐसा कोई चेहरा प्रस्तुत नहीं कर पाई आम जनता के बीच में, और वो बिछड़ गई। जबकि भाजपा की अगर दलगत स्थिति देखा जाए तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बूथ लेवल तक उनके खर्च करता है, फिर भी वो पिछड़ने का मुख्य कारण क्या है? टीवी चैनल पर राजनीति सारी बातों को नहीं कहा जा सकता। बिहार जाति बिरादरी की राजनीति से संबंधित है, वहाँ जात के वोट को जोड़ा जाता है, और उसमें अग्रणी जातियों के वोट में डिवीजन हो गया, और पिछड़ी जाति का वोट संगठित हो करके एक तरफ पड़ा। यही मुख्य कारण है भाजपा पिछड़ गई।
लोगों के अंदर ना राष्ट्रीयता रही, न विचार और चेतना, जात के आधार पर लोग चुनाव में जीते। अंत में सर तुम्हारी जनता अपने कंस्टिट्यूंसी को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम कहेंगे मांझी के भाइयों से, यार जिसे तुम भूल गए हो लेकिन याद करो। मांझी की गौरव का इतिहास है और उस इतिहास के अनुरूप जो आपका प्रतिनिधि हो, जिसके आचरण को देख लीजिए, जो आंदोलन की गर्भ से पैदा हुआ हो, संघर्ष करता हो, आपके लिए कुछ किया हो। दारू और दाम के चक्कर में वोट न दीजिए, वोट को बर्बाद मत कीजिए। प्रदेश को बनाने के लिए, मांझी को बनाने के लिए निश्चित रूप से एक ऐसे प्रत्याशी का चयन कीजिए जो समाज में एक आदर्श प्रस्तुत करे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।